नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। एक कर्व का इक्वेशन पता करिए। हमने मान लिया कि ये कोई कर्व है, हमें इसका इक्वेशन पता करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 0, -2 से। आगे क्या कह रहा है? गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y, किसी भी पॉइंट x, y पर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी इसके टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट किसके साथ, यानी प्रोडक्ट किसका, टेंजेंट का, और किसका प्रोडक्ट, y कोऑर्डिनेट का, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं। यह कह रहा है कि कोई भी एक कर्व है, वो कर्व पास हो रहा है 0, -2 से। अब इसी कर्व पर एक पॉइंट है x, y। अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो उस टेंजेंट का स्लोप होगा, क्या होगा, टेंजेंट के स्लोप को लेते हैं हम dy/dx। ठीक, अगर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ, तो टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ बराबर है x कोऑर्डिनेट के। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, dy/dx। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया y। तो टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ बराबर किसके है, x कोऑर्डिनेट के। तो टेंजेंट का स्लोप उसका प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ बराबर दे रखा है x कोऑर्डिनेट के। क्लियर? अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट x, y पर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी y के साथ, इज इक्वल टू, यानी बराबर है x कोऑर्डिनेट के। तो मैंने वही कहा dy/dx, टेंजेंट का स्लोप इनटू y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। क्लियर? मैं मान के चलता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा नहीं आया हो तो आप रिपीट करके देख लो या फिर क्वेश्चन को पढ़ लो। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये हमें दे रखा है, करना क्या है बेटा, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। मैंने y को इधर ही रखा, इसके साथ आ गया dy। मैं इस dx को इधर ले गया तो इधर x था, इसके साथ आ गया dx। क्लियर? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। y का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, y² बराबर x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x² प्लस का c। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीपल कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां से y², 2 का इंटू होगा तो ये तो कट जाएगा, बराबर इसमें 2 का इंटू होगा तो ये केवल x² बचेगा, प्लस 2 का इधर इंटू होगा तो 2c। ये हमें मिल गया। अब इतना तो आपको पता है कि जब तक c लिखा हुआ है ये जनरल सॉल्यूशन है। मैं क्या करूंगा, इस c की वैल्यू निकाल के रख दूंगा इसमें और इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना दूंगा। तो हमें एक पॉइंट दे रखा था 0, -2। ये वाला जो कर्व है इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो देखो एट x बराबर क्या है 0 और y बराबर क्या है -2। तो एट x बराबर 0 और y बराबर -2। बेटा ये दोनों वैल्यू मैं यहां रखने वाला हूं। तो y की जगह पे क्या आएगा, -2। तो -2 का स्क्वायर बराबर x²। x² का मतलब क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस का 2c। अगर आप इसको सॉल्व करोगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 बराबर 2c, यानी जो 2c है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये वाली वैल्यू मैं कहां रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर मैंने लिख दिया पुट इन 1। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, y² बराबर x² प्लस 2c, और 2c की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये बेटा हमारे इस वाले कर्व का इक्वेशन आ गया जो कि उन्होंने पूछा था। वैसे तो काफ़ी शॉर्ट था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस क्वेश्चन को समझने में हमें थोड़ा सा समय लगा और उसको समझना जरूरी भी था। ठीक है बेटा, हम चलते हैं आगे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की। हमसे क्या कह रहा है, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व। बेटा कोई भी एक कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट x, y पर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, यानी इस वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप होगा क्या बेटा, यहां से dy/dx। किसी भी पॉइंट x, y पर टेंजेंट का स्लोप होगा क्या, dy/dx। तो ये dy/dx के बारे में ही बात कर रहा है कि किसी भी कोई भी एक पॉइंट है x, y किसी भी कर्व पर, द स्लोप ऑफ टेंजेंट,
जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, इज ट्वाइस यानी 2 गुना है किसका, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4,3। बात को समझना, कोई भी एक पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट खींच दिया, किस पॉइंट पर, x, y पर। अब एक और पॉइंट दे रखा है हमें -4,3। मान लेते हैं यहां पर ये पॉइंट है -4,-3। ठीक, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो टेंजेंट जहां से डाला, और एक -4,-3 को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, लेट्स से PQ, तो जो PQ का स्लोप होगा ना उसके 2 गुने के बराबर होगा हमारे टेंजेंट का स्लोप। बात समझ में आई, हमारे इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो 2 गुने के बराबर है PQ के स्लोप का। मतलब अगर PQ का स्लोप x है तो हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या है, 2x। बस वो इतना ही कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो बेटा तो मैं साइड में हो रहा हूं, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करके देख लो। वो वही कह रहा है, एट एनी पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट x, y पर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी जो टेंजेंट का स्लोप है इज ट्वाइस यानी वो 2 गुने के बराबर है। किसके 2 गुने के बराबर है, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी इस लाइन सेगमेंट के स्लोप के, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता है किससे, टू द पॉइंट -4,3, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -4,3 को ज्वाइन करने पर जो बनता है, इसके स्लोप से 2 गुना स्लोप है हमारे इस वाले टेंजेंट का। बात समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इस कर्व का इक्वेशन बताओ इफ इट पासेस थ्रू द -2,1। हमें इस कर्व का इक्वेशन बताना है, साथ में ये भी दे रखा है कि ये -2,1 से पास होता है। लगभग पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर है। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारे टेंजेंट का स्लोप, ये बराबर है 2 गुने के, 2 गुना किसका, स्लोप ऑफ PQ, जो PQ का स्लोप है ना उसके 2 गुने के। तो चलो बेटा मैं PQ का स्लोप और निकाल देता हूं। 2 पॉइंट हो गए, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होता है, y2 - y1, तो y -3 क्या मिल जाएगा बेटा, इस वाली लाइन का स्लोप y + 3 अपॉन, इसमें से इसको घटाऊंगा x + 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप, ये हमारे लाइन सेगमेंट का स्लोप, इसके 2 गुने के ये बराबर है। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेता हूं मैं। तो देखो ये रहा dy, इसके अपॉन में आ जाएगी ये वाली वैल्यू y + 3 बराबर 2 इधर ही रहेगा, और अपॉन में क्या रहेगा, 2 के अपॉन में रहेगी x + 4, और साथ में ये dx इधर ही पहुंच जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं मैं। तो देखो 1/x का क्या होता है log x, तो 1/y का क्या होगा log y, लेकिन हमारे पास क्या है y + 3, तो 1/y + 3 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log y + 3 बराबर 2। 1/x + 4 का क्या हो जाएगा, log x + 4 प्लस का c। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा संभाल के लिख लेता हूं, क्या होगा, log y + 3, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, log y + 3। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -2 log x + 4 बराबर c। क्लियर है। अब बेटा आप एक चीज तो जानते ही होंगे, वो क्या है कि m log n बराबर होता क्या है, log m की पावर n। मतलब अगर log के आगे कोई वैल्यू लिखी होती है तो ये यहां से हटके पावर में चली जाती है। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। अगर log की कोई भी 2 वैल्यू घट रही हो तो उनका डिवाइड लग जाता है, तो log m माइनस log n बराबर मिलेगा क्या, हमें मिलेगा log m यानी ये वाली वैल्यू अपॉन n यानी ये वाली वैल्यू, तो x + 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या था, c। अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले रहा हूं, तो आप लिखोगे ऑन टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। एंटी लॉग क्या होता है बेटा, मैं इसको e की पावर में लिख दूंगा और इसको भी e की पावर में लिख दूंगा, तो e से लॉग तो कट जाएगा, मिलेगा क्या y + 3 अपॉन में ये वाली वैल्यू x + 4 का होल स्क्वायर बराबर e की पावर c। बेटा कांस्टेंट होता है e, इसकी वैल्यू होती है 2.718, और c तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। यहां से y + 3 बराबर क्या मिलने वाला है, इस वैल्यू का अगर c में इंटू हो जाएगा तो c इंटू x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारा लगभग आंसर आ चुका है, बस एक चीज मिसिंग है और वो है c की वैल्यू। अगर आप c की वैल्यू इसमें रख दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये जो कर्व है इस वाले पॉइंट से पास हो रहा था,
तो मैं माइनस का 2,1 रख दे रहा हूं इसमें। तो एट पॉइंट माइनस का 2,1, तो देखो बेटा y की जगह पे 1 आएगा, तो यहां पर लिख दिया 1 + 3 बराबर c, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 + 4 और उसका होल स्क्वायर, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 बराबर c इंटू -2 + 4 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा c बराबर 1। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैंने लिख दिया पुट इन 1। तो क्या हो जाएगा देखो y + 3 बराबर c की जगह पे क्या होएगा 1, तो 1 इंटू ये वाली वैल्यू, तो x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। एक बार चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना आ जाए बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 18 x + 4 की पावर 2 = y + 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा हमसे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। यानी एक कोई बैलून है, हम उस बैलून के अंदर हवा भरते जा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेट होता जा रहा है, यानी उसका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, और उस बैलून का जो कि स्फेरिकल है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, शुरुआत में उसकी जो रेडियस थी बैलून की वो क्या थी 3 यूनिट थी। आफ्टर 3 सेकेंड, लेकिन 3 सेकेंड बाद, उसके अंदर 3 सेकेंड में तो और हवा भर गई होगी, इट इज 6 यूनिट। हमने एक बार देखा तो जो बैलून है उसकी रेडियस थी 3 यूनिट, लेकिन फिर हमने देखा उसको 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड में उसके अंदर हवा बहुत ज्यादा भर गई होगी, तो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ के कितनी हो जाती है 6 यूनिट। क्लियर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद बैलून की रेडियस कितनी होगी ये हमें बताना है। मैं 1 सेकेंड के लिए पीछे हो रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको एक बार पढ़ लो, चाहे तो किताब में से चाहे यहां से, पहले पढ़ जरूर लो क्वेश्चन को, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो बेटा बात सुनो, एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो बैलून है उसकी जो रेडियस है वो r है, तो लेट रेडियस ऑफ बलून इज इक्वल टू r यूनिट। हमने मान लिया कि जो बलून है उसकी जो रेडियस है वो क्या है r यूनिट है। अब एक बात बताओ, जो बलून है उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट। भाई उसके वॉल्यूम जो है उसके अंदर मैं हवा भरता जा रहा हूं, तो जो उसमें चेंज आ रहा है वॉल्यूम है वो टाइम के रेस्पेक्ट ही तो आ रहा होगा। भाई जब समय आगे बढ़ता है तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, अगर समय को रोक दोगे तो वॉल्यूम थोड़े ना बढ़ेगा। ज्यादातर चीजों में चेंज आता है बेटा वो टाइम के रेस्पेक्टिव ही आता है। यहां पर भी जो वॉल्यूम है बैलून का वो कैसे बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने क्या कहा, जो वॉल्यूम है बैलून का बीइंग इन्फ्लेटेड, यानी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर, तो हमने मान लिया कि ये रहा वॉल्यूम और ये आ गया d/dt, यानी वॉल्यूम में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट। क्या है बेटा चेंज, कांस्टेंट। मैंने नहीं लिया बेटा अपनी तरफ से, वो खुद कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, यानी जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रहा है। तो हमने भी यही लिख लिया dv/dt बराबर k, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा वॉल्यूम होता क्या है, तो देखो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। मैंने जो बैलून की रेडियस है वो कितनी मानी थी r, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला k। सही है, अब बढ़ते हैं आगे। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब, बेटा आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो बेटा आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3r², बताइए ना, पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम होता है, तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r²। लेकिन यहां पर बेटा आर है और डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट, तो आखिर में हमें एक लाइन और मिलेगी dr/dt, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन हो रहा था टी के रेस्पेक्ट, तो dr/dt भी हमें मिला।
बराबर बेटा के जो है कांस्टेंट वो ऐसे ही लिखा रहेगा, सही है। अब 3 से 3 कट गया, क्या मिला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में जो डी आर है इसको मैंने इधर ही रहने दिया, तो डी आर बराबर के, और ये डी टी है ये इधर ही चला जाएगी, तो के इंटू डी टी। बात समझ गए। अब देखो बेटा वेरिएबल सेपरेट है, इधर आपको के दिखेगा, इधर आपको आर दिखेगा, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूं, बिल्कुल। तो बेटा मैंने इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो बेटा 4 पाई कांस्टेंट है, सही है। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आर के ही रेस्पेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आर क्यूब, और अपॉन में आएगा 3, अपॉन में क्या आएगा 3, तो जो अपॉन में 3 आएगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 4 पाई इसका क्या हो गया आर क्यूब अपॉन में 3 इंटीग्रेशन बराबर के। बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा के इंटू टी, जैसे 5 का होता है 5x, लेकिन यहाँ पे t के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो 5 का क्या होता है 5t, 10 का क्या होता है 10t, के है तो k क्या क्या हो गया के टी, प्लस आखिर में बेटा एक कांस्टेंट तो आएगा ही, तो k इंटू टी इंटीग्रेशन हो गया और प्लस का c एक कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखना चाहें तो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है इनिशियली का मतलब क्या हुआ जब टाइम 0 था, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, यानी जब टाइम बराबर क्या था 0, रेडियस क्या थी r बराबर 3 यूनिट। यह हमें पॉइंट दे दिया कि इनिशियली यानी जब टाइम बराबर क्या था 0 तो रेडियस क्या थी 3 यूनिट। ठीक, तो चलो बेटा ये दोनों वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 का क्यूब बराबर के इंटू टी, तो के इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो के इंटू 0 प्लस का सी। देखो बेटा टी की जगह पे 0 रख दिया और आर की जगह पे 3 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, क्यों, क्योंकि दे रखा था इनिशियली रेडियस 3 यूनिट थी। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो यहां पर इस 3 से ये जो क्यूब है ना ये कट के हो जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 4 36 पाई बराबर के इंटू 0 0 प्लस का सी, तो बेटा सी की वैल्यू मिल गई 36 पाई, सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं बेटा, उसने एक और चीज दे रखी थी, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, इट मतलब कौन रेडियस 6 यूनिट हो जाती है, मतलब जब टाइम हो जाता है ना हमारा 3 सेकेंड एट टी बराबर 3 सेकेंड, आर बराबर कितनी हो जाती है रेडियस 6 यूनिट। अब बेटा ये दोनों वैल्यू भी मुझे यहीं पर रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो बेटा क्या मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, आर की जगह पे क्या आने वाला है 6, तो 6 का क्यूब होगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 3 था बराबर के की जगह पे तो के ही आएगा इंटू टी, टी की वैल्यू बेटा आपकी बार क्या है 3, तो इंटू 3 प्लस सी, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आगे बेटा 36 पाई, 36 पाई। अब इसको सॉल्व करके मुझे के की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे इसको सॉल्व करके क्या करना है के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, 3 से ये कटेगा 2 बार, तो 6 गुना 6 36, 36 गुना 2 72, 72 गुना 2 144, 144 गुना 2 288, तो यहां से मिलने वाला है 288 पाई बराबर 3 इंटू के 3k, और साथ में 36 पाई दे रखा है तो प्लस का 36 पाई। अब बेटे 36 पाई इधर 288 पाई में से घटा दो, भाई ये 36 पाई इधर आके घट जाएगा ना 288 में से, तो देखो 8 से 6 गया तो कितना मिला 2, 8 से 3 गया तो कितना मिला 5, और साथ में ये 252 पाई बराबर 3k। क्लियर। अब अगर k की वैल्यू निकालनी है तो बेटा 3 का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो k बराबर 3 से ये कटेगा 8 और 1 84 पाई, मतलब हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक तो c की वैल्यू मिल गई 36 पाई
और एक के की वैल्यू मिल गई 84 पाई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के बाद बैलून की रेडियस क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखो बेटा बात सुनो, यहां पर क्या दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से आर क्यूब बराबर क्या मिलेगा, आर क्यूब बराबर ये जो 4/3 पाई है ये इधर जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई, या फिर चलो मैं एक काम करता हूं वैल्यू डालता हूं, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई साथ में आर क्यूब बराबर के टी प्लस का सी। बेटा यहां से ये वाली जो वैल्यू है पूरे इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा के और सी दोनों की वैल्यू डाल दूंगा मैं इसमें, के की वैल्यू और सी की वैल्यू, और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो देखो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर के की वैल्यू क्या है 84 पाई, तो यहां से मिलेगा 84 पाई साथ में टी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू होगी 36 पाई, 36 पाई। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं और फिर देखो क्या होने वाला है, यहां से 4 पाई कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो 4 पाई/3 आर क्यूब बराबर, इसमें से 4 पाई कॉमन ले लिया, जब 84 से 4 चला गया तो क्या बचा 21, पाई कॉमन चला गया तो बचा क्या टी प्लस पाई कॉमन जा चुका है 4 और कॉमन चला गया, तो 4 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 9 चौके 36, बिल्कुल 9 ही बचेगा। ठीक, अब इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कट गया, बचा क्या आर क्यूब बराबर, बेटा ये जो 3 है इधर जाके इंटू होगा, तो 3 का इंटू 21 में होगा तो 63 टी प्लस 3 का इंटू 9 में होगा तो 27। क्लियर है। अब ये बेटा आर क्यूब की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर बराबर कितना हो जाएगा 63 टी प्लस का 27, और इस पूरे की पावर चली जाएगी बेटा, अगर 3 को हटाना है तो दोनों तरफ मुझे पावर लेनी पड़ेगी 1/3, तो इस वाले नंबर की पावर क्या चलेगी 1/3, और इतने ही यूनिट, ये आ गई हमारी रेडियस। अब सवाल तो हो गया, अब आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने यही क्यों करा, तो देखो बेटा बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही है जैसे कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, इसमें हमने देखो करा क्या, सबसे पहले शुरुआत में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी, उसकी मदद से हम यहां पहुंचे, वेरिएबल्स को सेपरेट करा, इंटीग्रेशन करा और हमें वैल्यू मिल गई ये वाली। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसमें रख देते थे। यहां पर भी हमने यही करा है, हमारे यहां पर 2 कांस्टेंट थे, एक के और सी, हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसी में वापस रख दी, और फिर यही हमारा आंसर आ गया। देखा जाए तो हमने यहां पर भी ठीक वही करा है जो कि हम पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करते आ रहे हैं, यहां तक की हरकतें सेम हैं। फिर कांस्टेंट जो दे रखे थे दोनों, उनकी वैल्यू निकालने के बाद हमने इसी वाली इक्वेशन में वापस रख दी और हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आया। बेटा आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम ही हैं। ठीक है, हम चलते हैं बेटा आगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।